ठीक। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lab of numerical analysis. So हमारा आज का टॉपिक है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस एंड लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड्स। पहले ये थोड़ा सा मुझे कंफर्म कर दें, थ्योरी में ये कवर हो चुके हैं आप लोगों के टॉपिक्स? यस। अच्छा, दोनों हो चुके हैं, न्यूटन डिवाइडेड एंड जो लैग्रेंज। सिर्फ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस हुआ है, बाकी दूसरा आपने क्या नाम लिया? ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे शेयर नहीं आ रहा क्या? लैग्रेंज भी हो गया ऐसा? लैग्रेंज हो गया ना, ये दोनों इंटरपोलेशन मेथड्स हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको इंटरपोलेशन मेथड जो लास्ट लैब थी ना वो थी। इंटरपोलेशन है क्या चीज? ये एक गिवन डेटा होती है, उसको हम मॉडल करते हैं किसी न किसी एक पॉलिनॉमियल में या किसी फॉर्म में, एक मैथमेटिकल इक्वेशन में। फिर वो जब उस फॉर्म में इक्वेशन डेटा जो होती है वो उस फॉर्म में जब आ जाती है, तो उसके बाद फायदा आपके पास ये होता है कि आप उसमें कोई भी ऐसी वैल्यू या कोई ऐसी जो टाइम या एक्सेस पे वैल्यू जो मालूम करना चाह रहे हैं जो उस डेटा में नहीं है, फिर भी आपको वो उससे पता चल जाए। आई बात समझ में? अब सपोज करें कि मिसाल दौर मुझे पता है, इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि आप टेम्परेचर ले रहे हैं फॉर सपोज सुबह 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर आपने 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे। अब आपको कोई कहे कि मुझे बताओ टेम्परेचर 1 बजे कितना होगा, सपोज करें, तो इसमें तो कहीं है ही नहीं 1 बजे जो गिवन डेटा आपने सेंस की थी। तो फिर आप क्या करते हैं इस तरह के केस में जो कि गिवन डेटा में आपका नहीं है, तो फिर हम ये जो डेटा है जो मेरे की, इसको मॉडल करते हैं मैथमेटिकल डिफरेंट तरीके से, जिस तरह हमने लास्ट टाइम एक मॉडल किया था, आज न्यूटन डिवाइडेड करेंगे। और उस मॉडल के बाद हमारे पास एक इक्वेशन कोई ना कोई आ जाती है। ठीक है, उस इक्वेशन में हम टाइम की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो हमें जो है ना एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मतलब इसकी आ जाएगी जो कि 1 बजे जितना टेम्परेचर होगा। बात क्लियर होगी इस हवाले से? इंटरपोलेशन का मतलब क्या है जी? हम आवाज मेरे आ रही है? यस सर। ये इंटरपोलेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है या कोई चीज पूछनी है? सर क्लियर है। ओके गुड। अच्छा, न्यूटन डिवाइडेड और लैग्रेंज में आपने पढ़ा है थ्योरी के हवाले से, थोड़ा सा अगर आप अपना एक्सप्लेन कर दें, क्या समझा था उसमें? आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ 1-2 लाइन में बताएं। सर उसमें एक फार्मूला था। सही। और उसमें हमें स्टेपिंग दी हुई होती है इक्वल साइज की न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में। सही। और उसके अंदर हमें किसी भी एक पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी होती है, इंटरपोलेशन के थ्रू इंटरपोलेट करना होता है। हमें गिवन वैल्यू पे हमें बताना होता है कि इस वक्त अगर एक्स की ये वैल्यू है तो वाई की क्या होगी। जैसे हम सही मतलब जैसे हमारे ठीक है। अच्छा, अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी जिस तरह फिल्टर्स वगैरह में ये जो डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जो करते हैं ना, वो फिल्टर्स वगैरह से उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है, मगर उन केसेस में इस चीज़ों का बड़ा रोल होता है इंटरपोलेशन का, कि गिवन डेटा आपके पास जो एक होती है, फिर उसके आउट जो अगर कोई आपके पास चीज़ें आ जाती हैं वैल्यूज जिसमें मालूम करना होगी क्या होगी, तो फिर आपको इंटरपोलेशन यूज होता है। ठीक है, तो और भी इसके एप्लीकेशन है, जिस तरह मैंने कहा कि न्यूमेरिकल, लास्ट टाइम मैंने इलेक्ट्रिकल के साथ जनरेटर की मैंने बात की थी, तो सिनेरियो टू सिनेरियो है। मैकेनिकल में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे हम न्यूमेरिकली चीज़ें सॉल्व करते हैं। डिज़ाइनिंग में, आपके उसमें विंड टर्बाइन वगैरह की डिज़ाइनिंग वगैरह में भी इसका बड़ा रोल होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी जो एनालिटिकल सॉल्व करना बहुत टफ होते हैं, फिर हम जो न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व करते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल का क्या होता है कि जिस तरह इंटीग्रेशन या जो डेरिवेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें ना, कंप्यूटर में कभी भी हम डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए हमारे पास जो है ना, ये जो न्यूमेरिकल मेथड्स ही होते हैं जिनके थ्रू हम ये परफॉर्म करते हैं। क्योंकि कंप्यूटिंग में जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेस है ये प्लस माइनस तो कर लेते हैं, मगर इनमें जो है ना एक इंटीग्रेशन और डेरिवेशन का नहीं होता मेथड। तो फिर हम क्या करते हैं, इवन डिवाइड भी है ना, प्लस माइनस के एक एल्गोरिथम्स के थ्रू किया जाता है। और एक सेम वे में जो आपके पास जो इंटीग्रेशन है उसको भी फिर अलजेब्रिक में लेके आते हैं, इस तरह इक्विवेलेंट करते हैं, वो सारा न्यूमेरिकल के थ्रू होता है। तो ये सिर्फ एक इम्पोर्टेंस, एक क्विक इम्पोर्टेंस थी। अच्छा,
अब न्यूटन डिवाइडेड मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं इंटरपोलेशन का पहले, और उसका जनरल फार्मूला जो है ना आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले में क्या होता है, आपके पास जो अपकमिंग वैल्यूज होती हैं उनको कैसे मालूम किया जाता है, ये फार्मूला अप्लाई होता है। अब इसमें जो हर एक फैक्टर जो नजर आ रहा है ना, कोएफिशिएंट, जिसमें B0, B1, B2, अब इनकी अपनी जो है ना वो वैल्यूज होती हैं। अब इनकी अपनी वैल्यू कैसे, मिसाल दो B0 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, फंक्शन x0, मतलब जो x0 वैल्यू थी वो ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे, उस इक्वेशन में मतलब पुट करेंगे, तो आपके पास जो कोएफिशिएंट आएगा वो B0 होगा। सिमिलरली आपके पास जो B1 है उसमें फिर इस तरीके से ये 2 पॉइंट फार्मूला की तरह ना एंटर करना पड़ता है। फिर जो B2 है उसमें B1 की सारी जो वैल्यूज है ना वो पुट होती हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं वो सारी हो गई, और फिर अपनी एक नया टर्म सिमिलर इस तरह का बन जाता है। ये एक पूरा चेन प्रोसेस चलता है। अब ये थ्योरी में क्योंकि कर चुके हैं तो आई होप अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अब इसको हमें करना है मेटलेब पे इम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ या ना का जवाब मिलेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि यस सर। ओके गुड, ठीक। अब इस चीज को, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर B1 x1 माइनस x0 B2 और फिर इसके साथ, फिर इसको नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरह दिया हुआ है ताकि ये देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं x1 और x0, तो उसको इस तरीके से लिख दिया। ये सिर्फ लिखने का एक नॉमेनक्लेचर है। अब इस इक्वेशन को फिर इस तरीके से लिखा। अब इसमें क्योंकि मैंने जिस तरह बताया था कि ये वाली इक्वेशन यूज हो रही है, देखो x1 और इसके अपना एक और टर्म x1 और x2 पे भी क्रिएट हुआ है, वो जनरेट हुआ है, तो उसको ये सिर्फ इस फॉर्मेट में लिख दिया। अगेन बेसिक फार्मूला वही है जो वो है, मगर आखिर में यही जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसको एक थोड़ा सा रीडिजाइनिंग करके लिख दिया है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने B0 B1 B2 किया था, और यहाँ पे फंक्शन x1 x0 या फंक्शन x1 x2 x0 एंड सो ऑन करके ये चलता रहेगा चेन प्रोसेस। अच्छा, तो इससे हमने एक जनरल फार्मूला निकाल लिया ये वाला। अब ये वाला फार्मूला हमें करना होगा इम्प्लीमेंट मैटलैब में। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि ये यहाँ पे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, मैटलैब में हमारे पास ये इतना बड़ा कोड नहीं है, बहुत ही छोटा सा कोड है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कोड पे आता हूँ। अच्छा, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है, लेकिन इसका फायदा क्या होता है, इस फार्मूले के दो मेजर एडवांटेज। एक तो इस फार्मूले से देयर इज नो नीड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, मतलब हमें इनमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दूसरा ये है कि जो लैग्रेंज में इंटरपोलेशन में हमारे पास जो इंटरपोलेशन होती है वो इवन हम सिंबलिक फॉर्म में भी कर सकते हैं, ना कि न्यूमेरिकल। जिस तरह अभी तक हम सिर्फ सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज में करते हैं ना, मगर इसमें प्लस माइनस जितना भी सारी चीजें और सिंबलिक फॉर्म में भी कैलकुलेशंस करके आप जनरल पैटर्न निकाल सकते हैं उस इक्वेशन पे। तो ये उसका फॉर्मूला क्या है, कुछ इस तरीके का है कि आपके पास जो अपकमिंग वैल्यू निकालनी है उसमें जो उस वेरिएबल पे उस इक्वेशन को, मिसाल लो जो u1 है आपका पॉलिनोमियल है उस इक्वेशन में, और डिवाइडेड बाय u1 जो है वो xi पे। अब इसको ये देखें, v1 इज इक्वल टू, अब मिसाल लो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल थी, इसको पॉलिनोमियल थी कितने पे, आपकी थी ये वाली पॉलिनोमियल में कहां से स्टार्ट होती है, x1 x2 x3, ये जो नजर आ रहा है अप टू द xn+1 तक पॉइंट तक, ये आपकी पॉलिनोमियल है। अब इसमें जो u1 ऑफ x है उसमें यूं होगा कि ये x1 निकाल के बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है ना वो सारा उसको लैग्रेंज प्रोडक्ट फॉर्मूले के तहत जो फैक्टर्स वो ये इस तरह बन जाएगा, x माइनस x2 x माइनस x3 x, मतलब ये हुआ कि ये जो जितनी भी इक्वेशन है उसमें x2 के टर्म से फैक्टर स्टार्ट हो जाएंगे, x2 x3 x4, और ये खुद भी जो इक्वेशन होगी वो x के उसको x वेरिएबल पे इक्वेशन होगी। ठीक है, और इसी इक्वेशन में अब क्या होगा, रिप्लेस कर दें x को x1 से और सेम ये एग्जैक्ट रख दें, उसको डिवाइड कर दें, तो वो हो गया हमारा v1 कहलाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि
v1 x1 जिसको हम कहते हैं वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, और ये फॉर्मूला इस तरीके से आगे चलता रहेगा, v1 xi is equal to 0 for I is equal to 1 2 3। ठीक है, ये मैं कुछ तेजी से करवा रहा हूँ, मुझे आइडिया है, मगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप थ्योरी में समझ चुके हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे जनरल कर रहा हूँ। अगर इसमें किसी आप में उसामा और हमजा कोई क्वेश्चन पूछना हो, सवाल है, तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कोड की तरफ जाऊंगा। हमजा आप हैं इधर? हमजा ओके, आई होप कि आपको आवाज आ रही होगी। हस्बे मामूल हम क्या करते हैं, हमेशा कोई भी ऐसे फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका पैटर्न ये करते हैं कि उसका एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, उसका फायदा में ये होता है कि हम उसको बार बार डिफरेंट डेटा पे है ना उसको कॉल करवा सकते हैं। तो जो हमारे पास इंटरपोलेशन के फॉर्म में जो डेटा आती है, जिसमें जो करते हैं उसमें ये होता है कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस की डेटा होती है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस की डेटा होती है, मतलब एक्स की वैल्यू एक्स कुछ डेटा होती है, और फिर उसी के रिस्पेक्टिव वाई की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, ये हमें डेटा मिलती है। और थर्ड हमारा जो उसमें चीज होती है वो होती है कि एक एक्स की वैल्यू हमें दी जाती है, जिसमें हमें वो y की वैल्यू मालूम की जाती है, मतलब x की वैल्यू हमें दी जाती है और पूछा जाता है कि इस पे y की वैल्यू क्या होगी। एग्जैक्ट तरीके यही है, बात क्लियर है? यस। ओके, हमजा आज एक्टिव नहीं लग रहे, क्यों? अभी नाश्ता नहीं किया हुआ क्या पूरा? अच्छा, तो मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ये देखो, ये जो है ना x की सारी वैल्यूज और ये y की सारी वैल्यूज उसके रिस्पेक्टिवली, x के रिस्पेक्टिवली, कि ये एक ऐसे ही जो है ना डेटा दी हुई है। अब उसके बाद जो एक पॉइंट है, x की वो वैल्यू दी हुई है जो कि एक्चुअल टेबल में नहीं है, और उसमें हमें वो वैल्यू मालूम करनी है कि y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और ये हो गए हमारे इस तरीके से एक फंक्शन को हमने क्या किया है, 3 आर्ग्यूमेंट्स, इसको हम कहते हैं ना, जो डेटा हम फंक्शन को जो इनपुट देते हैं और उसको हम कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट। भाई ये फंक्शन को 3 आर्ग्यूमेंट्स हमने एज इनपुट के फॉर्म में दिए, तो उन तीनों जब आप फंक्शन कॉल करेंगे वो डेटा पुट करेंगे, तो ये तो हमने जनरलाइज फंक्शन बनाया हुआ है। तो इस फंक्शन में ये जो है आपके एक्स वाई और एक्स नॉट के वेरी नाम से ये सेव हो जाएंगी डेटा, मतलब जो भी आपने फंक्शन में डेटा दी वो इंटरनली जो है वो आपके इस फॉर्म में सेव हो जाएगी। अच्छा, अब सेव होगी, अब क्या करना है, अब उसमें ये करना है कि पहले हम क्या करते हैं, ये जो y है इससे हम n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब y पे भी इम्प्लीमेंट करें या x पे भी करें, दोनों में बात सेम है, क्योंकि y और x की वैल्यू जो है ना बराबर है, क्योंकि हर एक y की x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू, यहाँ पे y की हमने लिया है, हमने इसकी निकाली है लेंथ। लेंथ फंक्शन क्या करता है, वो सिर्फ ये काउंट करके देता है कि इस वेक्टर में y में इसमें अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आई बात समझ में? वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले और -1 करके उसको हमने n में सेव करवा दिया। ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है ताकि हमें पता चल सके कि इसमें नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितनी है। जिस तरह होता है ना कि भाई हम पहले काउंट करते हैं कि भाई हैं कितनी, ये हमें जो डेटा सैंपल दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट वही सेम काम कर रहे हैं। हम ये चेक करें भाई जो हमें वेक्टर इनपुट दिया हुआ है उसमें अंदर डेटा पॉइंट्स कितनी है, तो उसको हमने क्या किया, या x को लें या y को लें, कोई भी एक लें, उसमें आपको आंसर सेम ही आएगा। n is equal to length of y minus 1। अच्छा, अब डिवाइडेड मेथड्स के हिसाब से अब चलेंगे। अच्छा, जो y आपकी डेटा है इसको हमने अभी फिलहाल जो है ना कर दिया है कि d के बराबर, मतलब यूं किया है कि एक दूसरा वेरिएबल d इनिशियलाइज करवाया है, और जो y की जितनी भी पॉइंट्स हैं जो y की फॉर्म में थी उनको हमने सेव करवा दिया फिलहाल d में, समझो कि कॉपी कर दिया। अच्छा, अब हमने लूप स्टार्ट किया है, लूप स्टार्ट किया है, और उस लूप को हमने कहां तक चलाया है, हमने चलाया है जितना इस वेक्टर की लेंथ थी। अब बात समझ में आई? मतलब लूप अगर फॉर सपोज आप डेटा देते हैं 5 पॉइंट्स,
तो ये लूप भी 5 दफा मतलब 4 दफा चलेगा। अगर डेटा देते हैं आप फॉर सपोज 10 पॉइंट्स डेटा सैंपल्स देते हैं तो ये 9 दफा चलेगा। तो मतलब ये खुद ब खुद डेटा जितनी भी हम देंगे उसके हिसाब से अपना लूप कितनी दफा चलना है एडजस्ट कर देगा, क्योंकि हमने इसमें फार्मूला हिस्सा लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? हमजा बात क्लियर है? और उसामा अब्दुल खालिक? सर ये हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है उसमें मैटलैब में, जी जी। सर वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है फॉर्मेट। थोड़ा एक्सप्लेन करें कौन किस चीज की बात कर रहे हैं मतलब। सर ये आपने जो मेथड कराया ना लैग्रेंज से पहले वाला, हाँ हाँ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस का। हाँ ठीक है, यहाँ पे जी जी जी, हाँ हाँ बताएं फॉर्मूला इसमें। तो खैर सेम है। जी जी। नहीं, मैं आपकी बात समझ नहीं रहा था। आप कह रहे हैं कि मैटलैब में अलग है, ये थोड़ी बात समझाएं। मतलब ये मैनुअल में आपके पास अलग है? ये तो बिल्कुल वही मैनुअल है जो मैंने खोला हुआ है, जो मतलब शेयर किया हुआ है एलएमएस पे आप लोगों के साथ, उसी को ही खोला हुआ है। फॉर्मूले का पार्ट हो गया, ऐसा ही है। सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी। हमजा रिपीट कीजिएगा काइंडली, आपने क्या कहा? आवाज कट गई थी, मुझे समझा नहीं था आपकी बात। ये तो आपने सर ये जो ऊपर एक्स की जो वैल्यू है, किसकी इसकी बात कर रहे हैं आप? अभी मैंने फार्मूला भी हाँ तो ये तो फार्मूला अभी शुरू ही नहीं किया उसमें ना, अभी मैं सिर्फ ठीक बता ठीक रहा। है सर। ठीक है, अभी वो आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि ये फार्मूला मतलब हमने डायरेक्ट इक्विवेलेंट नहीं कर रहे। अब फार्मूला जो मेन हमारा है ना वो ये है। आई बात समझ? अब इसमें हमने कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है नेस्टेड लूप का, जिसमें कहते हैं नेस्टेड लूप का मतलब ये है कि लूप के अंदर लूप। अब क्या हो रहा है, हमारे पास डेटा पॉइंट्स कितनी है? 9 दफा। इट मीन एक लूप हमने लगाया जिसको हम कहते हैं कि एक्सटर्नल लूप। वो क्या है एक्सटर्नल लूप? हमारा क्या है मतलब, ये एक दफा चलेगा ना, मिसालो फर्स्ट टाइम ये लूप चला तो इंटरनल लूप पूरा कंप्लीट होगा। मतलब ये सिर्फ एक अपना इटरेशन, ये यूं समझें कि एक बड़ा साइकिल है और दूसरा इंटरनल साइकिल छोटा साइकिल है। अब जब बड़ा साइकिल एक दफा चलता है तो इंटरनल साइकिल जो उसका है ना वो समझो कि 10 दफा चलता है। फिर बड़ा वाला साइकिल दूसरी दफा चलेगा तो इंटरनल साइकिल दोबारा फिर 10 दफा चलेगा एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो इतना सारा हमारे पास ये कंप्यूटेशन हो रही है ना, इस कॉन्सेप्ट को ही हम यूज करें। अब यहाँ पे अगर थोड़ी सी फोकस करें तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर ना हम सेम डेटा को बार बार यूज कर रहे हैं। अब सपोज करें आपने कैलकुलेट किया बी नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट, क्लियर है? अब यही बी नॉट जो है ना आपका किस में यूज हो रहा है? दोबारा यहाँ पे यूज हो रहा है, ऐसे है। बात समझ यस। रहे हैं? ठीक है। अब जब आपके पास ये कल आप कंप्यूट कर देते हैं, मतलब अब ये x0 है और x0 से आपको एक पॉइंट अगला मतलब x1 डेटा जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। अब ये सेम डेटा आपकी दोबारा यहाँ पे यूज हो रहा है और इससे एक पॉइंट अबोव चले जाएं, मतलब x1 तक इसमें यूज हुआ है, फिर एक पॉइंट अबोव चला जाए तो फिर यहाँ पर वही डेटा यूज हो रहा है। मतलब अब आप थोड़ा सा जो अब इस पूरी कंक्लूजन ये निकालें तो हम ये नोट कर रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा फंक्शन हो जो कि हर दफा जो है ना ये जो डेटा जो कंप्यूट हो जाए उसको इसमें यूज करे, फिर ये कंप्यूट करके उसको इसमें यूज करे, तो और हर दफा एक एक अगली डेटा स्टेप आगे लेके आए। मतलब मैं अगर कंप्यूट कर रहा हूँ x1 पे तो फिर जब नेक्स्ट टाइम कंप्यूट करेगा तो x2 पे एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न हम ये जो जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये सिंक्रोनाइजेशन हम ना मैटलैब में इंप्लीमेंट करेंगे और इसकी मदद से हमारा जो ना कोड बहुत छोटा हो जाता है। हालांकि फॉर्मूला बिजाते खुद बहुत बड़ा लग रहा है मगर यहाँ पे चीजें बहुत सिंप्लीफाई। पहले तो होते हैं आइट्रेशन, कंप्यूटेशन में आइट्रेशन कहते हैं ना, ऐसे ही है ना?
जब हम कंप्यूट करते हैं न्यूमेरिकली आइटरेशंस करते हैं, जितनी आइटरेशन ज्यादा करेंगे उतना हमारा आंसर एक्यूरेट आता है। ये बात क्लियर है? हमने पिछले में भी ऐसे ही किया है। हमजा सर तो आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सर, आवाज। अच्छा अच्छा, ओके, नेटवर्क में भी इशू है। मैं हाँ, अब बात आवाज क्लियर है? अब सही, लेकिन थोड़ी थोड़ी कट रही है। सही। ओके, असल में नेटवर्क का शायद इशू होगा। अच्छा, तो मैं जो जिक्र कर रहा था, पहले तो जो हम आइटरेशंस करते हैं कि भाई जितनी हम आइटरेशन ज्यादा करते हैं उतनी हमारी डेटा जो है ना, और आंसर कंप्यूटेशनली बेहतर आता है, सही सही आता है। तो उन आइटरेशंस के लिए तो हमारे पास ये एक्सटर्नल लूप आ गया। अब इंटरनल, जब हम हर आइटरेशन में ये पूरी कैलकुलेशन जो मैंने अभी दिखाई थी, तो वो सारा काम ये लूप आपका कर रहा है। मतलब हर आइटरेशन में आपको ये पूरा कंप्यूट करना पड़ता है ना, तो उसको ये कर रहा है। और अब इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये देखें यहाँ पर। आपको क्या चाहिए, फॉर एक और लूप लगाया जिसमें हमने दो जो इनिशियलाइज करवाए हैं। दो वेरिएबल्स भी मैं नहीं कर रहा हूँ, वो हमें एक इनिशियल वेरिएबल करवाया है, वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है, वो है j इज इक्वल टू n प्लस वन। मतलब n की जो भी वैल्यू है उससे अबोव करेंगे और उधर से स्टार्ट होगा। मतलब हम क्या करें, n की लेंथ कितनी है 10, अब यहां से स्टार्ट करेगा और ये -1 करता हुआ कहां तक पहुंचेगा, i प्लस वन वैल्यू तक। बात समझ में आई? और ये कॉलन साइन याद है आपको, जो पहले पहली लैब में हमने किया था, याद है इसके बारे में? हमजा, ये याद है? ये सर, यस सर, यस सर, पुरानी लैब में किया था हमने। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखो ये चीजें ना अब यहाँ पे हमें यूज हो रहे हैं, अब ये समझ में आया हुआ है, तो मतलब हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, हम एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है और बीच में स्टेप साइज होता है। स्टेप साइज मतलब ये स्टार्टिंग वैल्यू में से कितना प्लस या माइनस करना है। ये -1 रख दिया, मतलब ये क्या होगा, ये पहले 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, और कहाँ तक करेगा, जितनी फाइनल वैल्यू, फॉर सपोज फाइनल वैल्यू में रखता हूँ यहाँ पे 1, तो ये 10 से स्टार्ट करेगा, उसको स्टेप 1 कम करता करता जब तक 1 पहुंचेगा वहां पे एंड करेगा। आई बात समझ में? ये पूरी हमने यहाँ पे रेंज बता दी। अब हमने कहा कि स्टार्ट कहां से कर, n+1 से। मतलब जितनी लेंथ है ना, उस वैल्यू, उतनी वैल्यू से स्टार्ट करे और माइनस करता जाए 1 स्टेप, और कब तक चले, जब तक i की वैल्यू है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि i जो है यहाँ पर आपका हर दफा इटरेशन में चेंज होगा। मतलब आप फर्स्ट टाइम जब i चलाएंगे तो i की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ऐसे ही है ना, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, एंड सो ऑन। तो ऑटोमेटिकली वो इसमें एडजस्टमेंट होती जा रही होगी। बात क्लियर है? अच्छा ठीक है हमजा, ये पॉइंट समझ में आई? ओके, ओके। तो ये नेस्टेड लूप जो है हमारा, एक्सटर्नल लूप यही चलेगा, इंटरनल लूप जो है हमारा जे से स्टार्ट होगा। और ये अब यहाँ पर हमने जो है ना वो कोएफिशिएंट जो फार्मूला है वो इम्प्लीमेंट करने की, जो न्यूटन रेफसन का है, जिसमें हमें क्या कर रहे हैं, हर दफा जो पहले उस फंक्शन पे ये जो हमारा डेटा थी, उस डेटा में हम क्या कर रहे थे, उस डेटा की एक खास पॉइंट में डेटा ले रहे थे, फिर माइनस, फिर आपको उसको माइनस कर दे और डिवाइडेड बाय उस पोजीशन पे जो डेटा है उसको हम, मतलब एक्स पे जो डेटा है उसको हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये सेम जो है हम यहाँ पर वो पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब क्या हुआ, हमें जो जो डेटा मिलेगी, जो एक्स जे पे, मतलब जे मुझे पता है, फॉर सपोज यहाँ पे जे आपका होगा 10+1, तो 10+1 मतलब n+1 अपकमिंग जो डेटा होगी,
आपकी वो किसके बराबर होगी, जो डी किसके बराबर है, y में। तो y में आपका j पोजीशन पे, j मतलब 10th या 10th पोजीशन पे जो भी डेटा होगी, उस डेटा को फिर उससे एक स्टेज कम डेटा पे आपके पास जो वैल्यू रखी वो माइनस करेगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मतलब ये यूं हो गया, अगर सपोज करें ये आपका है f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। तो अब यहां पर क्या है, अगर मैं इसको n कहता हूं, x ऑफ x1 को x ऑफ xn कहता हूं, तो ये x ऑफ x2 क्या होगा, x ऑफ n प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल वही हो रहा है, n प्लस 1 जो है ऑलरेडी मैंने किस में रखा हुआ है, j में। तो ये हो गया dj, d किसके बराबर हमने किया हुआ था, y में, और y हमने मिला हुआ, तो इट मींस ये हो गया yj। दूसरे लफ्जों में यूं कहें, ये f ऑफ x2 हो गया, ठीक है, माइनस y माइनस j माइनस 1। तो ये जो है इसमें से n प्लस 1 हुआ है, तो इसमें से n जो है ना माइनस 1 कर देंगे इसको, ठीक है, जो कि इसके बराबर है, जो कि एक्चुअल में सिर्फ क्या बचेगा, n प्लस 1। j किसके बराबर है, n प्लस 1, और माइनस 1 करेंगे तो सिर्फ n बचेगा, तो ये dn। तो समझो कि ये f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ये हमने इंप्लीमेंट कर दिया, डिवाइडेड बाय फिर उसी के रिस्पेक्टिव जो y की वैल्यूज हमने ऊपर लिखी, उसी के रिस्पेक्टिव जो आपके पास x की वैल्यूज हैं उन पोजीशन पे वो लिखनी है। तो x j और माइनस x j माइनस 1, ठीक है। तो ये जो है हमने इसमें लिखा है। ओके, अब ये क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आपके पास ये पूरी अपकमिंग वैल्यूज ने कैलकुलेट कर देगा उसने, ठीक है। और इस तरीके से सेकंड टाइम लूप चलेगा, फिर वही सेम काम करेगा। थर्ड टाइम इस तरीके से आपके पास हर दफा में जो नंबर ऑफ जो कैलकुलेट करता जाएगा आइटरेशन के साथ, और लास्ट में आपके पास जो आएगा वो ये होगा y0 इज इक्वल टू जो dj में जो एक्चुअल में किसके बराबर है, n प्लस 1 में जो आपकी वैल्यू सेव हो गई थी उसको d इज इक्वल टू i0 हमने इसको बराबर कर दिया इसके। अब इस पे हमने -1 से लेके मतलब i से लेके जो i की जो वैल्यू है उससे लेके -1 करते जाएंगे और 1 तक हम जो है ये जो डेटा है dj प्लस, क्योंकि ये फॉर्मूले में है हमारे पास यहाँ पर, ये लास्ट पार्ट उसमें इंप्लीमेंट कर देंगे। जिस तरह हम इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई, ये फंक्शन आपने ये निकाल दिए वैल्यूज। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उस फंक्शन के साथ x माइनस x0 भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब x2 चाहिए तो ये 3 दफा, अगर x जो आपके पास 1 हो तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक ये महदूद होगा, तो जितनी x की वैल्यूज बढ़ती जाएंगे उतनी दफा ये उसमें ये आ जाएगा। तो अब ये चीज क्या होगा, हमने पहले अभी कितनी निकाली है चीजें, f x1 कामा x2, अब इसके साथ ये फैक्टर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये काम जो है हम जब लूप चल जाता है f के बाद f x1 और 0 आ जाता है, तो फिर आपके पास जो है वो फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं जो बाहर है, तो वो यहाँ पर चीज हुई है x0 माइनस x माइनस j इंटू वाई नॉट, ठीक है, वाई नॉट हमने इसको इसके बराबर किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये फैक्टर हम ये आ गया रिजल्ट, और क्योंकि ये लूप j से स्टार्ट हो रहा है जो कि i के बराबर है, और ये -1 करता करता 1 तक आएगा। तो ये हमारे पास जो है ना फॉर लूप के थ्रू हमने ये निकाल लिया। अब जब ये वैल्यूज निकल गई तो हम डिस्प्ले के मदद से वो सारी वैल्यूज डिस्प्ले करवाएंगे, डिग्री डेल्टा डी आई, डेल्टा डी क्या है, डेसिमल पॉइंट्स में जो हम लिखते हैं, ठीक है, आई, और आई जो है इसमें आपकी जो भी वैल्यूज सेव हुई हैं वो उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे शो कर देगा, और उनके कोएफिशिएंट्स क्या है, डी में सेव हुए, क्योंकि डी में क्या है कोएफिशिएंट्स है, तो डी 1 आई प्लस 0 यूं करेंगे तो सारे जो कोएफिशिएंट्स इसमें डी में है सारे वो हमें प्रिंट करके दे देगा, और वैल्यू इज इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है, जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया।
तो ये सारी चीजें थी हमारा इसमें कोड की। आई होप के समझ में आ गई होंगी चीजें। कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस कोड को जो है ना आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपके सामने। इसको हमने सेव कर दिया। सेव हमेशा नाम वही रखते हैं जो आपका फंक्शन का नेम है। मैं कोड डायरेक्ट यही कॉपी कर रहा हूँ, अगर कोई एरर होगा तो अभी पता चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर दिया। अब इसको मैं कॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा में दिया, ये शो कर रहा है ट्रांसपोज। ठीक है, और हमने डेटा दिया, पूछा कि 9 पे बताओ। तो पहले उसने फर्स्ट ऑर्डर से कोएफिशिएंट्स निकाला B0 B1। ठीक है, उस पे वैल्यू मालूम की। फिर सेकंड ऑर्डर से निकाला B0 B1 B2, उस पे उसने वैल्यू निकाली। फिर थर्ड ऑर्डर कोएफिशिएंट पे उसने वैल्यू मालूम की। तो ये कोएफिशिएंट उसके निकले और उस पे जो वैल्यू आई है वो ये है। और फिर फोर्थ ऑर्डर से। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब देखो 810 दोनों केसेस में अब जो है ना सेम आ रहा है। इट मींस हमारा जो सही वैल्यू है वो 810 है, और बाकी ये 826 थोड़ा माइनर एरर है, इसमें अच्छा खासा एरर है। मगर ये कोएफिशिएंट जो है ना सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का। तो जैसे जैसे हम इसमें ऑर्डर बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो है आंसर एक्यूरेट ज्यादा आता है। मगर ज़हन में ये रहे कि उसका नुकसान ये होता है कि हमें कंप्यूटेशन पावर ज्यादा चाहिए होती है। ये तो छोटी इक्वेशंस थी, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, हमारे पास पावरफुल पीसी है। मगर जब लॉन्ग बहुत डेटा हो और आपके पास बहुत डेटा भी ज्यादा हो, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बन जाए, तो उसमें ऑर्डर्स का बड़ा मैटर करता है। आई बात समझ में? अच्छा हमजा, आप शायद स्किप हो गए थे बीच में। तो ये हमारा था इसमें। ठीक है, अब इसी से उसके बाद जो है हमारा ये जो है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। अब इसको भी फार्मूला ही इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब फार्मूला क्या है हमारे पास? ठीक, इसमें जनरल फार्मूला आपके पास जो बनता है वो ये कि आप जो है u ऑफ i। अच्छा ये मीटिंग एंड हो रही है, मैं दूसरा लिंक भेजूंगा। u ऑफ i x किसके बराबर है? उसमें हम क्या कहते हैं, x1 निकाल के बाकी x2 के टर्म से वो पॉलिनोमियल स्टार्ट होती है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर x1 माइनस x2। मतलब यहाँ पे x को हम रिप्लेस कर देते हैं xi से या x की वैल्यू से, जो भी जिस पे भी हमें वैल्यू मालूम करनी है। ये हमारा ओवरऑल जो है ना फॉर्मूला है। और इस चीज को जो जनरलाइज करना है हमें, तो उसमें अब सपोज कर ये आ गया। और उसके बाद क्या है, आई ये जो है ना इसके ऊपर पूरा समीशन करनी है किसके बराबर, आई इज इक्वल टू n प्लस 1 तक, और वी एक्स जो हमने उसमें कैलकुलेट किया हुआ, और वाई आई उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा, अब ये है लैग्रेंज का फॉर्मूला। अब इसमें थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स कर चुके होंगे। अब यहाँ पे थंब रूल बता दूं, जब भी सबमिशन साइन हो रहा हो ना, तो इसका मतलब है कोड में आपके पास लूप चलाना है। तो हम लूप चलाएंगे किस पे, वी आई एक्स पे, और उसकी उसकी मल्टीप्लीकेशन वाई आई के साथ। अब तो इट मींस पहले हमें मालूम क्या करना होगा, वी आई एक्स, और उसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम वाई, और फिर उसके ऊपर हम लूप चलाएंगे। या यूं कहेंगे ये लूप चलाएंगे, उसमें इंटरनली एक ऐसा लूप चलाएंगे जिसमें ये वाई आई एक्स वी आई एक्स जो है ना कैलकुलेट हो रहा हो। तो अभी चलते हैं कोड की तरफ। तो यही काम यहाँ पे क्या हुआ है, जो सबमिशन आपको नजर आ रही है, ठीक है, सबमिशन जो नजर आ रही है वो ये है। ठीक है, उसको उसकी जगह पे हमारे पास ये लूप आ गया। ठीक है, और ये लूप, और ये देख रहे हैं इस सबमिशन में अंदर क्या किया हुआ है, जो जेड एफ आई, ये जो सबमिशन आपको वहां पे उसके फॉर्मूले में नजर आ रही थी, वो ये सबमिशन है। ठीक है, इस ये लूप है 1 से लेके 1 से स्टार्ट होता है और एन पी आई तक चलेगा। एन की वैल्यू जो है अगेन वही हम लेंथ के फॉर्म, एन पी किसके बराबर है, लेंथ से निकालेंगे, और उस लेंथ का
जितनी लेंथ है डेटा की उस लेंथ के हिसाब से ये लूप चलेगा। और इसमें हम नोट करें क्या है, एफ आई इज इक्वल टू एफ आई प्लस जेड एफ आई, जो आपने v मालूम किया था और उसके साथ v वाई आई मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे वाई आई जो है एफ आई के बराबर है, और जो वी आई जो था वो यहाँ पे z से शो करवाया हुआ है, और यहाँ पे एफ आई जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें हम ऐड कर दिया, तो हमारे पास अपकमिंग वैल्यू हमें मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो v है ना उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये पूरी इफर्ट की है, ये वाली इफर्ट जो आपको नजर आ रही है ना, ये वाली इफर्ट v, इसमें जो हमने सारा वो जो vi कैलकुलेट करना था उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसमें कैसे हो रहा है कि vi में क्या है, आपकी पॉलिनोमियल स्टार्ट कहाँ से होती है, x माइनस x2 से, और जो x एंड सो ऑन उसके सारे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइडेड बाय ये सेम ही पॉलिनोमियल है मगर x को रिप्लेस करते हैं x1 से, पूरी डिवाइड में उसमें आ जाती है। तो यहाँ पर वही यहाँ पर एग्जैक्ट सेम काम किया हुआ, ठीक है। z इज इक्वल टू z डॉट स्टेरिक एक्स आई माइनस एक्स जे, ठीक है। मतलब वही जो x जो इक्वेशन है आपने x माइनस x1 x2 xo ऑन करके हम इसमें एंट्री करते हैं, डिवाइडेड बाय वही सेम मगर क्या x को रिप्लेस कर देते हैं x1 से। तो यहाँ पर क्योंकि जनरलाइज फॉर्मूला है, हम i की किसी भी वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसमें i लिख दिया है, और यही जनरलाइज फॉर्मूला ये उसका आपका v का रहा।